जी, इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा और शरीफ इंसान होगा जो मेरे घर के हालात बेहतर कर सकेगा, मुझे सपोर्ट करे मेरी माँ के इलाज में, मेरे घर के हालात के बारे में। मैं वापस आई हूँ, मेरी अम्मी पे कुछ कर्ज़ा भी है, वो भी मैंने उतारना है। अगर कोई इंसान हमें सपोर्ट करेगा तो नेक और शरीफ इंसान होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर सोचूँगी उसके बारे में। लेकिन यही कि मुझे एक सपोर्टिव इंसान चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान रुबीना मलिक और मेरे साथ इस वक्त 22 साला महवश मौजूद है, जिनको एक नौकरी के ज़रिए दुबई में बुलाया जाता है और वहाँ पर एक क्लब में इनको सेल किया जाता है। आइए इनसे सारा माजरा इनसे जानते हैं कि इनके साथ ऐसे क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा महवश, मुझे ये बताएं कि आप तो नौकरी की तलाश में कैसे निकली? जी, मैं एक नॉर्मल और गरीब घर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं घर घर में बड़ी थी, तो घर के हालात बेहतर करना चाहती थी। मेरी वालदा बीमार रहती हैं, उनको काफ़ी सारे मसले हैं, गुर्दों का भी, मोरों का भी और जोड़ों का ये प्रॉब्लम है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो हालात बहुत तंग थे। इस वजह से मैं जॉब करने निकली थी और मैं एक जॉब कर रही थी पहले से। तो वहीं से मुझे किसी ने कहा कि मतलब आप को अगर अच्छी इनकम चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए तो आप कर लेंगी। मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो उन्होंने कहा जी इस तरह आउट ऑफ कंट्री एक जॉब है दुबई में, तो आप वो कर लें, वहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी। मैंने कहा जी ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो मैंने घर आके बात की तो मेरी फैमिली नहीं मानी। उन्होंने कहा जी नहीं जाना आपने। तो मैंने मतलब मैं कुछ करना चाहती थी अपने लिए भी, अपने घर वालों के लिए, माँ का इलाज कराना चाहती थी, मजबूर भी थी। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इनको बिना बताए चली जाती हूँ। जब मैं इनको सपोर्ट करूँगी, कुछ कमाऊँगी, हालात बेहतर करूँगी तो मैं मतलब सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनसे कहा जी भी मैं तो ख़र्च नहीं कर सकती पासपोर्ट वग़ैरह ये वो वीज़ा। उन्होंने कहा जी वो सारा हमारा ख़र्चा होगा, आपने बस जाना है, वो कंपनी ख़र्चा करेगी। मैंने कहा जी चलें ठीक है। जब हम वहाँ पे वो मुझे ले गए यहाँ से धोखे से, वहाँ पे गई तो वो आगे गलत लोग थे। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो आपको डांस करना है, यहाँ पे आपको 2 नंबर काम करना है, गलत काम करना है। तो उन्होंने मुझे एक क्लब में जो है ना छोड़ दिया, मतलब ले जा के कैद कर दिया। तो वह मैं रोई, मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई जब मुझे पता चला कि ये मेरे साथ क्या हो गया है, ये कैसे लोग हैं, ये इन्होंने कहा क्या और ये कर क्या रहे हैं। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भाई मुझे वापस जाने दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे नहीं आप जा सकती, हमारा 3 माह का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट पूरा होगा तो फिर आप जाएंगे। तो वो जो हमारा नुकसान हुआ है वो आप पूरा करें, जो हमने आप पे पैसे खर्च किए हैं। वहाँ से उन्होंने मारना, टॉर्चर करना, बदतमीज़ी करनी। मैंने बहुत वास्ते डाले, माफ़ी मांगी, उनने रिक्वेस्टिंग की कि मुझे जाने दें, मुझे छोड़ दें आप। उन्होंने कहा जी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप एक शर्त में जा सकती हैं, आप पहले डांस सीखें इनसे, अगर आपको नहीं आता तो फिर आप करें और 3 माह पूरे करें, उसके बाद आप जाएँ। जब आप डांस सीखने लगी तो उसमें कभी ऐसा होता था, कभी आपको जिस्म फरोजी के लिए भी लेके जाते होंगे? जी, वो जब बाकी बच्चियों को भेजते थे तो मुझे भी साथ मारते थे, भेजते थे, लेकिन मैं नहीं जाती थी, मैं मार खाती थी उनसे। मैं ऐसी ज़िंदगी जीने से मरना कबूल करती बेहतर था, मैं वो नहीं कर सकती थी। ना मुझे डांस आता था, ना मैं कोई गलत काम करना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा जी आप डांस सीख लें, तो आप वो करें। वहाँ से उन्होंने मुझे कहीं पे भेजा बच्चियों के साथ डांस के लिए कि आप इनका डांस देखेंगी, ये किसी फंक्शन पे जा रही हैं। जब मैंने वहाँ पे गई तो वहाँ पे काफ़ी सारे और भी लोग आए हुए थे। मैंने वहाँ से वॉशरूम के बहाने में निकली, मैंने एक भाई को बुलवाया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अपनी बात बताई सारी कि मैं इस तरह धोखे से आई हूँ, उन्होंने मुझे कैद किया हुआ और ये सलूक मेरे साथ करते हैं, तो आप मेरी मदद करें, खुदारा मुझे यहाँ से निकाल लें। तो बहुत वास्ते डाले, उनके पाँव पकड़े, मैं रोई पीटी। तो उन्होंने कहा कि चले मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा आपको यहाँ से निकालने के लिए। अच्छा, जब आप डांस के लिए वो आपको बोलते थे या वो खैर जिसको हम जिस्म फरोशी कहते हैं, उसमें आपको कपड़े कौन से देते थे पहन के लिए? वो तो वहाँ के ओल्ड आपको पता ही है फैशन लेवल जिस तरह के होते हैं कपड़े, मतलब स्लीवलेस और बहुत वो अजीब व गरीब, मतलब मैं नहीं वो पहन सकती थी।
शिद्दत आपने पूरा अपना सहा है, लेकिन आपने अपने जिस्म पर आँच नहीं आने दी। बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त की उनकी, बहुत जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं रो रो के छुप के अल्लाह से माफ़िया मांगती थी कि मैं दोबारा किसी पे भरोसा नहीं करूँगी और मैं इस तरह की गलती नहीं करूँगी, मुझे एक दफ़ा मेरे घर पहुँचा दें, मैं ऐसा कभी गुनाह नहीं करूँगी दोबारा किसी पे भरोसा करने का। तो अब वहाँ से फिर कैसे निकली? क्योंकि आप तो वहाँ पे बिक चुकी थी, तो वहाँ से कैसे निकली? जी, बस वो अल्लाह का बंदा था भाई, उन्होंने मेरी हेल्प की, मदद की, मैं उनको बहुत दुआएँ देती हूँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेध दे। उन्होंने मुझ पे ये बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं एहसानमंद हूँ उनकी कि मैं आज अपने घर में हूँ। आप पाकिस्तान में आ चुकी हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान तो अब आ गई हैं महविश, तो ज़ाहिर आप माज़ी तो अपना नहीं भूल पाएँगी जो आपके साथ हो गया है। तो अब आप क्या करना चाहेंगी कि आपकी हमारी मीडिया पर आई हैं, हमारे ऑनर से आप क्या चाहती हैं? जी, मैं अपना वही मेहनत मज़दूरी दोबारा से करना चाह रही हूँ काम, ठीक है? और मैंने अपनी माँ से भी माफ़ी माँगी है, अपने अल्लाह से भी माफ़ी माँगी है और तौबा तैब हुई हूँ कि मैं दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, किसी पे भरोसा करने की। और मैं जो रूखी-सूखी है, जैसे है, मैं इधर ही मेहनत करूँगी और अपना घर चलाऊँगी और अपनी माँ को सपोर्ट इलाज करवाऊँगी और मैं यहीं पे काम करूँगी। मतलब कि आप क्या काम कर सकती हैं जो कि माँ का आप उनको भी सँभाल सकें, उनका इलाज भी करवा सकें और अपना घर बैठ के जो रोज़ी भी कमा सकें? तो ऐसा क्या कर सकती हैं महविश आप? अगर हमारे व्यूअर जो है वो आपको कोई कारोबार करवाते हैं तो क्या कर सकती हैं आप? जी, मैं पॉलिश का काम जानती हूँ, मैं सिलाई का काम जानती हूँ। कपड़े बहुत अच्छे सी लेती हूँ, डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ और पार्लर का भी कर सकती हूँ। अगर कोई ऐसा हो जाए कि मैं एक छोटा-मोटा पार्लर अपना बना लूँ या मैं कोई कपड़ों का कोई काम कर सकूँ, तो वो करूँगी इंशाल्लाह। तो ये पार्लर का काम मतलब कि पार्लर का काम कितने तक हो जाएगा? जी, छोटा से छोटा भी हम सेटअप बनाते हैं घर में भी, तो उस पे 4-5 लाख रुपया तो खर्चा आ जाता है और अगर हम बुटीक का भी काम करते हैं तो उस पे भी 2 ढाई 3 लाख रुपया लग जाता है। मशीनें आती हैं, कपड़ा आता है और फिर वो सारा कुछ। तो इसमें आप मैनेज कर लेंगी मतलब कि छोटे से कारोबार से घर का खर्चा भी, माँ का इलाज भी करवा सकती हैं? जी, इंशाल्लाह मैं मेहनत करूँगी और मैं दिल से मेहनत करूँगी और पार्लर का करूँ या मैं बुटीक का करूँ, तो मैं मेहनत करके इंशाल्लाह अपना घर का और अपनी माँ का इलाज करा सकूँगी। अच्छा, अगर हमारे जो माशाल्लाह व्यूवर हैं तो अगर आपको अच्छा एक इंसान मिल जाए जो आपकी हेल्प भी करे, आपका घर का सर्कट भी पूरा करे, माँ का इलाज भी करवा दे, तो आपसे शादी भी करना चाहे, तो आपकी क्या राय होगी? जी, इंशाल्लाह अगर कोई अच्छा और शरीफ इंसान होगा जो मेरे घर के हालात बेहतर कर सकेगा, मुझे सपोर्ट करे मेरी माँ के इलाज में, मेरे घर के हालात के बारे में। मैं वापस आई हूँ, मेरी अम्मी पे कुछ कर्ज़ा भी है, वो भी मैंने उतारना है। अगर कोई इंसान हमें सपोर्ट करेगा, तो नेक और शरीफ इंसान होगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर सोचूँगी उसके बारे में। लेकिन यही कि मुझे एक सपोर्टिव इंसान चाहिए। जो आपके माज़ी को भूलकर आपको अपनाए। जी, बिल्कुल, जो मतलब मेरी किसी बात पे भी मुझे टॉर्चर ना करे, इस बात का ताना ना दे कि मैंने क्या गलती की थी। जी नाज़रीन, आपने महविश की बातें सुनी कि आजकल का वो दौर आ गया है कि जो बेटियां हैं, बेटे ना हों तो बेटियां बाहर निकल के कैसे काम कर सकती हैं, क्योंकि बाहर तो जगह जगह पर दरिंदे पड़े हुए हैं। तो क्योंकि ये सोचें, अगर आप लोग हर जगह पर हर औरत की इज़्ज़त नहीं करेंगे, बेटी बहन भाई की इज़्ज़त नहीं करेंगे, तो औरत कैसे निकल के बाहर मेहनत कर सकती है? धोखे करते हैं, धोखेबाजी बहुत ज़्यादा है। मेरी व्यूवर से यही एक गुजारिश है कि महविश की हेल्प की जाए। उसने तौबा तब की है कि उसके साथ इतना बड़ा अरसा हुआ, उसके बाद वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। लेकिन वो अब चाहती हैं कि कोई एक अच्छा इंसान हो जो मेरी हेल्प करे, मेरे घर को सपोर्ट करे, मेरे माँ-बाप को इलाज करवाए। तो उसी के साथ इंशाल्लाह मैं शादी भी करूँगी। इसी के साथ-साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के